माननीय सदस्यगण, आज हम सब विकसित भारत 2047 इस विषय पर आयोजित इस विशेष सत्र में एकत्रित हुए। माननीय सदस्यगण, आज हमारे भारत को आवश्यकता है कि सभी सदस्य मिलके इस विषय पे विचार विमर्श करें और अपने सुझाव इस युवा सदन के पटल पे रखें। माननीय सदस्यगण, भारत की लोकतांत्रिक शक्ति केवल चुनाव एवं संस्थाओं में नहीं है, बल्कि सार्थक बहस, रचनात्मक आलोचना एवं अच्छी बहस में है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे बहुत ही ज्यादा इनिशिएटिव से भारत के विकास में योगदान दिया है। माननीय सदस्यगण, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विशेष सत्र को प्रारंभ करने की अनुमति देता हूं। माननीय सदस्यगण, congratulatory reference. Honorable members, this House places on record appreciation and congratulations on several significant national achievements and development witnessed during the recent period from April 2026 to May 2026. The Digital Yuva Sansad House congratulates India on assuming the chairmanship of BRICS grouping for the year 2026. Reflecting the nation's growing global leadership, diplomatic strength, and commitment towards strengthening coordination among emerging economies. The House expresses confidence that under India's leadership, BRICS will further promote economic coordination, sustainable development, and interest of the global South. The House also appreciates the efforts contributing towards India's vision of Viksit Bharat 2047, including the expansion of digital public infrastructure initiatives, strengthening of innovation ecosystems, and promotion of inclusive economic growth across sectors. Honorable members, the House acknowledges the successful completion of budget session of our Lok Sabha, Indian Lok Sabha as well as Rajya Sabha of 2026, which recorded the highest productivity rate. Legislative discussions on issues of national importance were recorded, reflecting the strength of Indian parliamentary democracy. The House further congratulates the citizens of India, especially the youth, startup innovators, women entrepreneurs, farmers, workers, and our Indian armed forces and public institutions, whose dedication continues to strengthen the democratic and developmental foundations of the Republic of India. The House resolves to continue working collectively towards the ideals of constitutional democracy, national unity, social harmony, and the vision of developed India 2047. ऑनरेबल मेंबर्स, आज की सदन की कार्रवाई प्रारंभ करें। मैं इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए सत्ता पक्ष का नेतृत्व कर रहे प्रधान अव्या शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वह आज की चर्चा की शुरुआत करें। माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कभी आग, लेकिन जलनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम भारत 2047 विकसित भारत के रोड मैप की बात करते हैं, तो यह केवल भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि वर्तमान में बदलावों का मूल्यांकन भी है। और सच यही है कि पहले ये सवाल था कि योजनाएं पहुंचेगी या नहीं, आज सवाल यह है कि ये इतनी तेजी से कैसे पहुंच रही है। एक समय था जब योजनाएं कागजों तक सीमित थी और आज लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में समय लग जाता था। लेकिन आज व्यवस्था बदली है। डीबीटी के माध्यम से अब तक 34 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुले जा चुके हैं, जिसने वित्तीय समावेशन को नई दिशा दी है। और आज यूपीआई के माध्यम से हर महीने 20 लाख से अधिक डिजिटल लेन देन हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय,
जिसने भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी बना दिया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी बदलाव को स्वीकार करने की बजाय सवालों की पुरानी राजनीति में उलझे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक साधारण भारतीय की कहानी रखना चाहूंगी। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी बैंकिंग व्यवस्था से दूर था, सरकारी सहायता के लिए दफ्तरों में चक्कर लगाता था, लेकिन आज वही व्यक्ति अपने बैंक को अपने मोबाइल से लेन देन कर रहा है। योजनाओं का लाभ सीधे उसके खातों में पहुंच रहा है। वही उसकी घर की महिला जो कभी धुएं वाले चूल्हे पर खाना बनाती थी, आज स्वच्छ ईंधन का कर रही है। और उसका बेटा जो कभी अवसरों की कमी से जूझ रहा था, आज डिजिटल और आईटी आधारित अवसरों की ओर बढ़ रहा है। और वही उसकी बेटी, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी बेटी जो कभी सीमित संसाधनों और सामाजिक संकोच के कारण अपने सपनों को छोटा मानने लगी थी, आज बेहतर शिक्षा, डिजिटल पहुंच और बदलते अवसरों के कारण बड़े सपने देखने लगी है। अब वह केवल पढ़ ही नहीं रही है, बल्कि आगे बढ़ने, नेतृत्व करने और अपने पैरों पर खड़े होने का साहस भी रखती है। यही तो परिवर्तन है जो आंकड़ों में नहीं, जीवन में दिखता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवर्तन का आधार भारत का उभरता हुआ आईटी सेक्टर भी है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से भारत डिजिटल रूप से सशक्त हुआ। आज भारत आईटी सर्विसेज, फिनटेक, एआई और इनोवेशन जैसे क्षेत्र में वैश्विक पहचान बना चुका है। और यही तकनीकी आत्मविश्वास अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है, जहां इसरो ने चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रचा। और पीएसएलयू C-37 मिशन में 104 उपग्रहों का सफल परीक्षण कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भारत तकनीक का उपयोग करता था, आज भारत तकनीक बनाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि बात सुरक्षा की करें तो भारत का डिफेंस सेक्टर भी आज नई शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। इंडियन आर्म फोर्सेस के आधुनिकीकरण और मेक इन इंडिया इन डिफेंस जैसी पहलों ने भारत रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत किया है। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने यह स्पष्ट किया है कि आज का भारत केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि स्थिति को नियंत्रित करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य क्षेत्र में नेशनल हेल्थ मिशन और आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। शिक्षा के क्षेत्र में एनईपी ने नई दिशा दी, महिलाओं को नेतृत्व, सेना, विज्ञान, प्रशासन और राजनीति हर क्षेत्र में बढ़ा है। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने G20 तथा वैक्सीन मैत्री जैसी पहले से अपनी वैश्विक भूमि को और मजबूत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ समय के साथ साथ सिर्फ आंकड़े नहीं बदलते, समय के साथ साथ लोगों के प्रश्न भी बदलते हैं। पहले लोग प्रश्न पूछते थे कि क्या बदला है, अब बड़ी पूछते हैं कि कितना बदला है। मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ कि जो कल तक राहों में दीवार खड़ी करते रहे, आज वही कारवां की रफ्तार पर सवाल उठाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहती कि चुनौतियां नहीं है, चुनौतियां हैं। माननीय सदस्य, समय की मर्यादा चली आ रही कमियों, संक्षेप में रखें अपनी बात। व्यवस्था में होती कमियों को बदलने में समय लगता है। परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, कोई एक दिन की घटना नहीं। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि वो पूछते हैं बदलाव का सबूत क्या है, जरा घर घर पहुंची सुविधाओं से पूछिए। वो कहते हैं कुछ बदला नहीं इस देश में, जरा बदलती हुई पीढ़ियों के हौसलों से पूछिए। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद माननीय सदस्य जी। माननीय सदस्य नोएल, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर। धन्यवाद स्पीकर सर जी। माननीय प्रधान जी ने बहुत अच्छा स्पीच दिया, लेकिन इन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि भारत तकनीक बनाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, वो दिल्ली में जो एआई समिट था, उसमें जो एआई रोबोट लाया, वो चाइना का इन्वेंशन बताया, वो अपना इन्वेंशन बता रहे हो। चाइना बता रही है कि ये ऑलरेडी इन्वेंटेड है, और उस बड़े एआई समिट में बता रहे हैं कि ये हमारा खुद का इन्वेंशन है। तो और एक बात की मेक इन इंडिया का, मेक इन इंडिया आज आपने स्टार्ट तो किया, अच्छी बात है, लेकिन आज भारत देश एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट कर रही है। और आप एक देश है जहां मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सबको पता है, वो बस ऑर्डर देता है और हमारा प्रधान जी बस सुनता है, कोई जवाब नहीं देता। उसने कहा इंडिया इज अ हेल होल, जवाब नहीं। अमेरिका इज अ वेरी पीसफुल कंट्री, ये जवाब आता है। और एक बात की, डेवलपमेंट में क्वेश्चन उठाते हैं, ऑपोजिशन कभी डेवलपमेंट में क्वेश्चन नहीं उठाता है। जब डेवलपमेंट सच में काम नहीं करता, तब ऑपोजिशन का काम होता है कि
माननीय क्वेश्चन करें। सदस्य संक्षिप्त में समाप्त करें। हाँ, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने और एक प्रश्न पूछा कि जाके पीडी से पूछे, मैंने पूछा था, उन्होंने बताया कुछ नहीं हुआ था। तो आप बताएं कि क्या आपने तकनीक बनाया है, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका ये डेटा, क्या आपका कुछ धन्यवाद। बता सकते हैं? धन्यवाद। Honorable member, would you like to make a statement on this? Short statement. सर मैंने पहले ही मेंशन किया है कि चुनौतियां हैं और जहां तक मुझे नहीं पता ये किसके पास गए हैं, बट ग्राउंड रियलिटी ये ऐसा है कि अगर हम एक्सीडेंट के डर से घर से निकले ही ना, लाइक कि एक्सीडेंट हो जाएगा हम बाहर जाए ही ना, इस हमने योजनाओं को लाया है और अभी क्रियान्वयन में चुनौतियां हैं, हम खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट ये एक सतत प्रक्रिया है, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। ओके ऑनरेबल मेंबर प्रिया, शॉर्ट क्विक रिमार्क आपका इसके ऊपर अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से प्रधान जी से प्रश्न करती कि इन्होंने अपनी स्पीच में मेंशन किया है कि बेटियां बड़े-बड़े सपने देख रही हैं और अपने पैरों पे खड़े होने का साहस कर रही हैं बेटियां। बट जब वो साहस कर रही हैं बाहर निकलने का, तो बाहर क्या वो सुरक्षित रह पा रही हैं? आज भी इस सदन में मैं एक नारी होने के नाते ये शर्म की बात है कि हम इस सदन में नारी सुरक्षा की बात करते हैं कि बेटियां साहस तो सब कुछ कर रही हैं, लेकिन सरकार कहाँ है कि उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ओके, धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी ने प्रश्न उठाया कि महिलाएं सुरक्षित है या नहीं। मैं अभी हाल ही की एनसीआरबी की रिपोर्ट से बता दूं कि अभी पाया गया है कि महिलाओं की जो सुरक्षा है उसमें 3% जो उनके समक्ष अपराध होते हैं उनमें कमी आई है। धन्यवाद माननीय सदस्यगण, आपको आने वाली चर्चा में अब अपनी बात रखने का मौका मिलेगा जिनके पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स थे, पर अभी समय की मर्यादा के कारण मैं आगे बढ़ाऊंगा, दूसरे स्पीकर को भी मौका देना है अपनी बात रखने का। तो माननीय सदस्य प्रिया यादव, अब अपनी बात समय के समक्ष रखें, 3 मिनट है आपके पास। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी कि आपने मुझे इस सदन आकर्षक है, लेकिन एक युवा सांसद होने के नाते विपक्ष की ओर से मैं सरकार का सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं, अपितु उससे जमीन की सच्चाई का आईना दिखाने के लिए खड़ी हूँ। क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष दुश्मन नहीं होता साहब, विपक्ष वो आवाज होता है जो तालियों के शोर में दबती हुई सच्चाई को सामने लाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं यह मानती हूँ कि सरकार ने काम किए, रोड बनी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आए हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि मजबूत हुई है, हम उसकी सराहना भी करते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सिर्फ तारीफ करना विपक्ष का धर्म नहीं, अपितु तो विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना, और आज मैं वही इस सदन में करने जा रही हूँ। साहब, किसी भी देश का बैकबोन होता है उसकी शिक्षा व्यवस्था, उसका युवा, उसका किसान, उसकी महिलाएं और स्वस्थ तंत्र। अब सवाल यह है कि विकसित भारत बनने की दौड़ में इन बैकबोन सेक्टर्स का क्या हाल है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सरकार कहती है डिजिटल इंडिया, लेकिन गांव का बच्चा आज भी ऑनलाइन क्लास के नेटवर्क पकड़ने के लिए छत और पेड़ पे चढ़ता है। शहर में एआई सबमिट हो रही है और ग्रामीण स्कूल में टीचर्स तक नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक तरफ स्मार्ट क्लास बनने का सपना दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ बच्चों के पास बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सरकार कहती है यूथ इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, लेकिन वही युवा पेपर लीक, पोस्टपोन्ड एग्जाम और बेरोजगारी से टूट रहा है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उसके हाथ में डिग्री है लेकिन नौकरी सिस्टम में कमिंग सून दिखाई दे रहा है। आज हालत यह है कि स्टूडेंट एडमिट कार्ड से ज्यादा पेशेंस लेकर एग्जाम हॉल में जाते हैं। पहले लोग मेहनत करते थे आगे बढ़ने के लिए, आज युवा सिर्फ इतना चाहता है कि सिर्फ उसकी परीक्षा टाइम पे हो जाए। और महंगाई, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज मिडिल क्लास की हालत तो ऐसी हो गई है कि सैलरी आते ही ईएमआई, गैस सिलेंडर और ग्रोसरी उसे श्रद्धांजलि दे देते हैं। पहले लोग सपने पूरा करने के लिए कमाते थे और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज लोग बिल भरने के लिए कमाते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर हम किसान की बात करें, हर चुनाव में उसे अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक किसान क्लाइमेट चेंज, कर्ज और नुकसान से टूट रहा है। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी फसल बर्बाद, और फिर कहा जाता है आत्मनिर्भर बनिए। वाह साहब, जिस किसान की फसल मौसम खा जाए उसे मोटिवेशन स्पीच नहीं, मजबूत पॉलिसी चाहिए होती है। और दिल्ली की पॉल्यूशन की बात करें माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तो आज हालत यह है
कि लोग सुबह वेदर नहीं AQI चेक करके घर से निकलते हैं। अगर सांस लेना भी प्रिविलेज बन जाए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तो समझ जाइए कि विकास कहीं ना कहीं दम तोड़ रहा है। अगर मैं महिला सुरक्षा की बात करूं तो महिला सुरक्षा पे तो स्लोगन्स बहुत बने हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी न्याय मांगती है तो सिस्टम की स्पीड अचानक से बुफरिंग और लगता है कि वाईफाई डिस्कनेक्ट हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, नारे ऊंचे हैं लेकिन न्याय की आवाज आज भी धीमी है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हम विकास के खिलाफ नहीं, हम उस डेवलपमेंट मॉडल के खिलाफ हैं जहां एडवर्टाइजमेंट रियलिटी से ज्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं। आज सरकार बुलेट ट्रेन की बात करती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साहब, देश का युवा आज भी रोजगार की वेटिंग लिस्ट में प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। सरकार कहती है इंडिया इज शाइनिंग, बिल्कुल शाइनिंग, लेकिन शाइनिंग की शायद इतनी चमक है कि सरकार को बेरोजगार युवा, संघर्ष करता किसान और पॉल्यूटेड हवा में खासा बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। साहब, विकास की रफ्तार गांव गांव तक पानी नहीं पहुंचा, लेकिन भाषण चांद तक पहुंच गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 2047 का सपना गलत नहीं, लेकिन सपना दिखाने और सपना पूरा करने में फर्क होता है। देश तब विकसित नहीं कहलाता जब सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाए महाराज, देश तब विकसित कहलाता है जब जनता को अपनी परेशानी गिनानी ना पड़े। और अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से बस इतना कहना चाहूंगी कि इतिहास भाषणों से नहीं लिखा जाता साहब, इतिहास तब लिखा जाता है जब आखिरी कतार में खड़ा इंसान भी कहे कि हाँ, अब मेरा देश विकसित हो रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर शालो मिश्रा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सर, ऑनरेबल अपोजिशन मेंबर ने आवाज उठाई कि शिक्षा सरकारी स्कूलों में अगर बात की जाए तो टीचर्स नहीं पहुंच पा रहे। रिसेंटली जब हमने फिंगरप्रिंट्स के थ्रू अटेंडेंस लाने की बात की और हमने लाया भी, हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज का बहुत ही अच्छे तरीके से इनिशिएटिव लाया, तब रील्स, फेसबुक एंड हर जगह पे ये होने लगा, अरे बाढ़ आ रही है, कैसे पहुंचेंगे शिक्षक, कहीं नदी में ना गिर जाए, कहीं बाढ़ ना आ जाए, कहीं रास्ते में ना डूब जाए। ऐसे इनिशिएटिव जब हम लेते हैं कि वहां पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉलमेंट हो रहे हैं, सर इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, वी आर एक्सेप्टिंग इट। इंडिया दो पार्ट में है, एक अर्बन इंडिया जो बहुत ही तेजी से विकसित करके चांद पे पहुंच रहा है, और एक दूसरा इंडिया जहां पे अभी भी सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम है, जहां पे स्टिल वुमेन सेफ्टीज की प्रॉब्लम है। और इन दोनों इंडियाज को साथ में लाके साथ में लाना पड़ेगा, वो गैप में हमें हटाना पड़ेगा। लेकिन जब हम इनिशिएटिव्स ऐसे लाते हैं तब तो हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। जब हम फिंगरप्रिंट्स लाते हैं तब तो लोग कहते हैं कि सरकारी बच्चे बाढ़ में भले ही स्कूल पहुंच जाए, लेकिन सरकारी टीचर को फिंगरप्रिंट्स लगाने में आफत आ जाती है। थैंक यू स्पीकर सर। ओके, धन्यवाद माननीय सदस्य। तो सदन की कार्यवाही को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्पीकर ऑनरेबल मेंबर अस्वथी, 3 minutes here. सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। ऑनरेबल मेंबर लोविश शर्मा। ऑडिबल? हेलो, ऑनरेबल मेंबर लोविश शर्मा। Not there. Honorable member नोयल, ऑनरेबल मेंबर नोयल, अपनी बात सदन के समक्ष। जी सर, धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरी बात रखने का यह अवसर देने के लिए आपको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सिर्फ दीवारें ऊंची करने से मुल्क तरक्की नहीं करता, जब तक आदमी महफूज ना हो तब तक विकास पूरा नहीं होता। आज मैं विकसित भारत 2047 के विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। 2047 तक एक विकसित भारत बनाना हम सबका एक अच्छा सपना है। हम एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं जो मजबूत हो, सुरक्षित हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो और दुनिया भर में सम्मानित हो।
लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ स्लोगन्स और बड़े बड़े वादे करने से देश विकसित बन सकता है? असली विकास तब होता है जब आदमी उसे महसूस करे। आज हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें ब्रिज कोलैप्स होते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स कुछ ही हफ्तों में कोलैप्स होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली बिहार में हुआ था। करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं इनॉग्रेशंस पे, स्पीचेस पे, फोटोशूट्स पे, ऐसा उस ब्रिज तक, उस इंफ्रास्ट्रक्चर तक, उस गरीब आदमी तक नहीं पहुंचता। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चली है, तो मैंने सुना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को दूसरे देश बनाने में रोड बनाने के लिए बुलाया गया था। वो बोल रहे थे कि मैं नहीं जाना चाहता। अच्छा हुआ नहीं गए, वरना उनकी हालत हमारे देश जैसी होती। मैं अपने एरिया की एक रियल इशू उठाना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय जी। दूसरे साइड पे बहुत सारी करके जाना पड़ता है, जो बहुत रिस्की है। वहां पर कोई सुविधा नहीं है। बार बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हमने पिटीशन डालने के बाद, लेटर्स डालने के बाद भी कोई हमें रिप्लाई नहीं आया। वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ नाम के वास्ते वहां पर रोड बना दिया है और फोटो भेज दिया है गवर्नमेंट को। मैंने पेपर में ये देखा था। क्या यही है हमारा विकास माननीय अध्यक्ष महोदय जी? मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ। विकसित भारत सिर्फ हाईवेज बनाने से नहीं बनेगा, बल्कि इंसानों को सेफली चलने लायक रोड बनाने से बनेगा। हमें बताया जाता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, लेकिन आम आदमी जब भी महंगाई, बेरोजगारी और गिरती हुई रुपी वैल्यू से परेशान है, पेट्रोल महंगा, एजुकेशन महंगा, डेली एक्सपेंसेस महंगे, अगर हम इंसान की जिंदगी आसान नहीं हो रही, तो फिर डेवलपमेंट सिर्फ रिपोर्ट्स तक सीमित रह जाती है। 2018 में थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के सर्वे में इंडिया को वुमेन के लिए दुनिया का सबसे डेंजरस कंट्री बताया गया। 2011 में इंडिया इस सर्वे में 4th पोजीशन पर था। लेकिन आज ये सिचुएशन कहां जा रहा है? और सरकार जब रिपोर्ट बताते हैं तो बताते हैं कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते। पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। आज कई स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट पर केसेस लग जाते हैं सिर्फ आवाज उठाने के लिए। जर्नलिस्ट भी प्रेशर में काम करते हैं। प्रेस फ्रीडम की बात करें, वो घटता जा रहा है। दुनिया में हमारी पोजीशन घटती जा रही है। सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं, सरकार को क्रिटिसाइज करने से डर रहे हैं। क्या ये है विकसित भारत 2047? और जब इलेक्शंस नजदीक आते हैं तो करवाते हैं और जो आवाज है उनको दबाते हैं। क्या ये है विकसित भारत 2047? हमें एपीजे अब्दुल कलाम जी की सोच याद रखनी होगी, जवाहरलाल नेहरू का विजन याद रखना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर विजन याद रखना होगा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एकता की सोच हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने विकसित भारत का स्लोगन दिए बिना विकसित भारत को विकसित बनाने का एक सोच रखा। हमें जिम्मेदारी सिर्फ पोस्टर्स तक सीमित नहीं रहना है, हमें जिम्मेदारी दिखाना है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आप डेवलपमेंट करेंगे, ऑपोजिशन के सभी नेता आपको साथ देंगे। लेकिन अभी ये मत बोलिए कि 2014 से पहले ये हुआ, सरकार में आप हो तो जनता की उम्मीद ये है कि आप सरकार हो, आप काम करेंगे। तो मैं ये एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों के साथ सोना बुरी बात है। सपने जगाए और उस सपने को साकार कीजिए। लाखों करोड़ों का उम्मीद इस सरकार पे है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद माननीय सदस्य जी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर था ना, ऑनरेबल मेंबर शालू मिश्रा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर था। यस भूमिका। So the opposition member has highlighted जी आप कंटिन्यू, या आप कंटिन्यू करें।
So the honorable member has highlighted great issues. We are not denying the fact that there are problems, but when it comes to the development, so development has now become the necessity. Yes, there is problem. Even in my own constituencies, there is problem. But the development and infrastructure, nobody can deny that our government is performing exceptionally when it comes to infrastructure. And as I highlighted, there is two part of India. We are not dividing it. We are just saying that yes, one part of India is growing very maturely, and one part of India need utmost care, and we want to reduce that gap. When it comes to development, sir, I just want to highlight that there are so many climate issues. There are biofuels, and as you talk about the international relation, just pointing out, not diverting it, again highlighting the point that as you after 2 decades, you will find out that the pressure of international committees will higher on the India, because India is a developing country, not a developed country. So development is the necessity. Now again highlighting on the issues of the women rate and all those things. So one thing just I want to highlight, when it comes to reporting the crime, it was eventually low, very low before. I'm not talking about particularly 2014, but I would like to say even before 2020 it was very low. Even after the 2020, there is a rapid rise we have seen in the reports. So when there is a report, there is talking about that not safety, but even before 2020, women are unsafe. And in India, women are unsafe. I'm not Yeah. talking about a particular Member, period please, when women please were conclude. safe or not. Please conclude. जी धन्यवाद. Okay, two point of orders, I guess. उनको I will recognize them. Honorable member भूमिका, आपको कुछ add on करना था, बोलना. Thank you, Speaker, sir, for allowing me. So our opposition has pointed out in their speech that EVM and those उनके departmental inquiry के बारे में आपने बताया. So departmental inquiry is a procedure that is established not by the government. It is established by the judiciary, and we have to follow that. There is no role and or a responsibility directly you can blame to the government. Thank you, Speaker, sir. Okay. Okay, धन्यवाद माननीय सदस्य. Yes, honorable member Noyal, would you like to make a statement on? Yes, sir. जो माननीय मिनिस्टर शालू जी ने बोला, as she said, yeah, she is agreeing with the things. She is accountable. I am happy with that as a member of opposition. But agreeing is not the ultimate part. We want the replies. What government is planning to do? What is the vision of government? 2047 Viksit Bharat is not just a name. We want what the government will actually take the steps. And replying to Bhumika, MP Honorable Bhumika ji as well, she said, yeah, they are independent bodies. But if you see the report, pre-2014 and after 2014, most of the ED raids were upon the opposition leaders. Whenever the elections come closer, there's an ED raid, there's a CBI raid. माननीय सदस्य, point, please point पे, मुद्दे पे रहिए. हाँ, yes sir, उन्होंने highlight किया कि they are independent bodies, yes, but recently we saw a party stamp on an independent bodies letter in Kerala. So how did that come there? If it is really an independent body and you change the independent body's role, that you remove the CJI in 2023 Act. Why is that? Why are you involving your members in No, member, independent? please, no. जो matters judiciary के अंडर अभी चालू है cases, please refrain from making remarks. Those who are under Sir, I guess jurisdiction. Sir, I guess वो हो चुका है. नहीं, अब जो कि रिमूवल ऑफ सीजीआई का जो केस है वो ऑनगोइंग है, सुप्रीम कोर्ट में चालू है, अभी भी चल रहा है प्रोसीडिंग. So that's why I said, okay, yeah. क्षमा चाहता हूँ. Yeah, no issue. We will continue with the proceedings of the House. Honorable member दृष्टि गुप्ता, कृपया अपनी बात सदन के समक्ष. Honorable member दृष्टि गुप्ता, are you here? Honorable member दृष्टि गुप्ता जी, आप अपनी बात. यस, आप अपनी बात सदन के समक्ष. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन में
140 करोड़ देशवासियों के उस संकल्प की बात करने खड़ी हूँ जिसे दुनिया आज विस्मय से देख रही है। महोदय, आज के भारत के लिए बस यही कहूंगी, परों को खोल जमाना उड़ान देता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। अध्यक्ष जी, 2047 का लक्ष्य हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, हमारा अटल संकल्प है। हमने समस्याओं के विरासत में छोड़ने की संस्कृति बदली है। हम समाधान को विरासत बनाने की राह पर चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज गवर्नेंस का अर्थ बदल चुका है। आज की पहचान है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ। हमने तकनीक और पारदर्शिता को अपना हथियार बनाया है। आज तकनीक केवल सुविधा नहीं, गरीब के हक का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच बन चुकी है। हमने जैम ट्रिनिटी से उस पारदर्शिता को जन्म दिया है जिसने गरीब के हक के पैसे को सीधे उसके बैंक खाते तक पहुंचाया है। आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार देखिए। पीएम गति शक्ति के माध्यम से हम आधुनिक भारत की नींव रखे हैं। हम केवल आज की जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। महोदय, आज भारत की विकास यात्रा में हमारी माताओं बहनों की भागीदारी सबसे अहम है। जब देश की बेटी सशक्त होती है तो विकसित भारत का सपना स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। चाहे वह 4 करोड़ पक्के घर हो या 11 करोड़ गैस कनेक्शन, हमने बुनियादी सुविधाओं को सम्मान का प्रतीक बनाया है। वैश्विक स्तर पर भी आज भारत की गूंज है। हम और जल्द ही तीसरी बनने जा रहे हैं। कल तक जो भारत वैश्विक चर्चाओं के किनारे पर था, आज वह वैश्विक फैसलों के केंद्र में है। अध्यक्ष महोदय, अमृत काल का यह सफर रुकने वाला नहीं है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत। हमारा मुकाबला किसी दल से नहीं, बल्कि गरीबी, पिछड़ेपन और अक्षमता की उन बेड़ियों से है जिन्होंने दशकों तक हमें रोका था। अंत में अपनी बात ऐसे कह के समाप्त करना चाहती हूँ, लीके पुरानी छोड़कर हम नई राह सजाते हैं। ये बदलता हुआ भारत है साहब। हम अब संकल्प से सिद्धि तक जाते हैं। 2047 में जब भारत अपनी आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब हमारे देश दुनिया के लिए विकास और शांति का एक महान आदर्श बनेगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, माननीय सदस्य प्रिया यादव, शॉर्ट में रखिएगा प्लीज समय को। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सत्ता पक्ष के नेता से प्रश्न करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी स्पीच में मेंशन किया इंक्लूसिव ग्रोथ को, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जब नेप 2020 आया था उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई थी, और आज यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या स्कूल्स की बात करें, इंक्लूसिव स्पेशल टीचर्स ही नहीं हैं अभी तक। तो किस विकसित भारत की परिकल्पना आप कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न मैं करती हूँ कि वो कह रहे हैं कि पक्के घर और बुनियादी सुविधा दे रहे हैं। कैसे आप पक्के घर बुनियादी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एक गरीब की मूलभूत आवश्यकता घर, खाना, ये तक पूरा नहीं हो पा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हम 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, लेकिन 2026 में भी हम बैठे हैं सदन में, अभी की हम बात नहीं कर रहे कि अभी स्थिति उतनी ठीक नहीं है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। धन्यवाद माननीय सदस्य। Honorable member, would you like to make a statement on this? दृष्टि गुप्ता। ऑनरेबल मेंबर, आपने जो दूसरा सवाल किया घर और खाने की बात, हम लोग लगातार लोगों अपनी स्कीम्स के थ्रू लोगों को लोन्स दे रहे हैं ताकि वो घर बनवा सकें। साथ में बात रही खाने की, तो फिर उसके लिए हम लोग उन्हें प्रॉपर राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि ताकि उनके तक जो भी खाना है उसकी चोरी ना हो उनके राशन की। इसलिए हम लोग आधार कार्ड के थ्रू ही उनको राशन प्रोवाइड करते हैं। हमें याद रखना होगा, कोई भी डेवलपमेंट इमीडिएट नहीं होती है, हमेशा ग्रेजुअल होती है। तो हो सकता है अभी हमने पूरी तरीके से हर एक जगह नहीं पहुंचाई हो, पर हम धीरे धीरे हर जगह पे पहुंचाने का प्रमाण देते आ रहे हैं। ओके, यस ऑनरेबल मिनिस्टर शालू मिश्रा, आपको मौका दूंगा। जस्ट क्विक काउंटर प्रिया यादव, देन आई विल allow the minister to interrupt. Yeah.
धन्यवाद सर। सर मैं इनके ही स्टेटमेंट्स को पुनः दोहराना चाहूंगी। ये कह रही हैं कि हम राशन दे रहे हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ क्या राशन देना अल्टीमेट सॉल्यूशन है? क्या गवर्नमेंट जो भी सिटीजन्स हैं इंडिया के उनको केवल आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है? और यहाँ पे ये भी डिफरेंट स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि हम राशन दे के उनकी पूरा करेंगे, उनकी मांग को पूरा करेंगे, उनके भूख को पूरा करेंगे। क्या आप तो तब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रही हैं? अनएम्प्लॉयमेंट इसी की वजह से बढ़ रहा है। आप तो घर बैठे सुविधा दे रहे थे, ये कैसे आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना हम कर सकते हैं? कैसे हम विकसित भारत की परिकल्पना करेंगे हम? धन्यवाद सर। ऑनरेबल मेंबर शालू मिश्रा। सर ऑनरेबल अपोजिशन ने अभी कुछ देर पहले हाईलाइट किया कि बात हो रही है कि हम राशन तक नहीं दे पा रहे, मतलब हम घर नहीं दे पा रहे, हम खाना नहीं दे पा रहे। एक जनरल स्टेटमेंट उन्होंने पास किया। कैसे वो बोल सकती हैं कि खाना नहीं दिया जा रहा? हम किसी चीज को खाने से नहीं रिलेट कर रहे कि हम बहुत महान काम कर रहे हैं, बट अगर हम बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करें, उसे आधार कार्ड से लिंक करने की बात करें, या उसमें ना ही सिर्फ बेसिक राशन की जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ना ही सिर्फ उनको, बट प्रोटीन्स में इवन चना राजमा भी प्रोवाइड किया जा रहा है। हम नहीं कह रहे कि हम पूरी की पूरी नीड कर पा रहे हैं। दीज आर द वेरी बेसिक नीड्स। अगर आपने बीपीएल में इनरोल किया है, आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, आप अपना स्कैन करिए, आप अपना आधार कार्ड लिंक करिए और आपको राशन मिल रहा है। हर महीने राशन मिल रहा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आई एम वेरी श्योर कि राशन मिल रहा है। वन ऑफ माई हाउस हेल्पर इज गेटिंग इट एवरी मंथ सर। ऑनरेबल मेंबर प्रिया यादव, शॉर्ट काउंटर। सर मैं अपनी स्टेटमेंट को पुनः क्लियर करना चाहूंगी कि मेरे कहने का उद्देश्य नहीं है कि सरकार नागरिकों को घर बैठे खाना प्रदान करे। मेरे कहने का मतलब था कि सरकार ऐसी सुविधाएं लाए, ऐसे जैसे जॉब्स लाए, जब हमारे यंगस्टर्स अपने पैर पे खड़ा हो जाएंगे, नौकरी करेंगे, तो वो खुद ही आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि सरकार घर बैठे उनको खाना खिलाए, बिल्कुल नहीं। मेरे स्टेटमेंट का ये मतलब था। धन्यवाद सर। धन्यवाद माननीय सर। ओके, लास्ट रिमार्क। ओके, दृष्टि गुप्ता आपसे, देन सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाऊंगा। ऑनरेबल मेंबर, आपने बात करी अनएम्प्लॉयमेंट की, तो हम आपको बता दें कि हमने कई सारी स्कीम लाई है, जैसे कि मुद्रा लोन, जिसके थ्रू हम लोग जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब वो बिजनेस बढ़ेगा तो उसके थ्रू हम लोग कई सारे और भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। इवन किसान क्रेडिट स्कीम भी हम लोग ला रहे हैं, ताकि किसान को भी लोन दे सके, ताकि वो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आगे बढ़ा सके। और हर एक को हम लोग जॉब इंश्योर नहीं कर पा रहे, पर हम लोग लगातार एक स्कीम ऐसी दे रहे हैं जिसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ओके मेंबर, धन्यवाद माननीय सदस्य। सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। माननीय सदस्य श्रेया सिंह, आप। माननीय सदस्य श्रेया सिंह। Respected Speaker, honorable members, Namaste. Today, while the ruling benches paint a beautiful picture of Viksit Bharat 2047 with their 4 pillars, Garib, Mahila, Yuva, and Annadata, let me tell you a small story with a sharp twist. Imagine farmer Ram from Uttar Pradesh or Maharashtra. In 2016, the Prime Minister promised him, "We'll double your income by 2022. Ram dreamed big, a better life for his children and a new tractor. Fast forward to 2026. Ram is still waiting. His debts are heavier and his dream remains stuck in the same field. Speaker sir, this is not just Ram stories. It is the story of crores of our Annadatas. The government says Annadata with pride, but on the ground, it sounds like Annadata keep waiting for the data. Let's move from slogans to hard numbers. In 2016, the promise was to double farmers' income by 2022-23. The government now claims that there is an increase at the macro level, but the ground reality is different. According to the official NSS 77th round, the average monthly income of the agricultural household was around 10,000. Even in 2024-25, independent projections, including ICR/IER 2025, show that it has only reached around 20,000, sir, which is less than many delivery boys earn in the cities. This, Speaker sir, is the height of political irony. Grand schemes like PM Kisan, crop insurance, and FPOs come with big announcement and photo ops. But when it comes to real outcomes, the real income transformation, there is only silence. Chaudhry Charan Singh, who's a famous Indian farmer reader, powerfully said,
जब तक किसानों की स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक देश की प्रगति नहीं होगी. He understood that real politics is about delivering for the people who feed us, not just promising in election rallies. Another stalwart, Rajiv Gandhi, reminded us, if farmers become weak, country loses self-reliance. But if they're strong, freedom becomes strong. So asking the ruling side, will the Viksit Bharat 2047 stand on the tired shoulders of distressed farmers? If our Annadata is still earning just 20,000 a month, while the nation dreams of a 30 trillion economy, it was the biggest jumla of the century. We in the opposition are not here only to criticize. We demand a real, actionable roadmap, like legal guarantee for MSP with assured procurement, debt relief for small and tenant farmers, massive push for value addition and agro processing. Let's make Annadata a prosperous hero, not just a photo op hero. In the word of Lal Bahadur Shastri ji, Jai Jawan, Jai Kishan. Thank you, sir. जी धन्यवाद धन्यवाद माननीय सदस्य. सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं. माननीय सदस्य लोविस शर्मा अपनी बात सदन के समक्ष रखें. लोविस शर्मा जी नॉट देयर. ओके. माननीय सदस्य विदित गोयल अपनी बात सदन के समक्ष रखें. 3 मिनट. Honorable Speaker, I rise with a great pride, with responsibility, and unwavering conviction to speak on behalf of our party, the theme India Viksit Bharat 2047. And it's not just a deadline we have set, not as a government, not as a party, but as 1.4 billion Indians to stand before the world as a Viksit Bharat, a developed India. Let me be very clear at the outset. When we speak of Bharat 2047, we are not spinning a political dream. We are presenting a structured funding and a time-bound roadmap backed by data, driven by policies, and delivered through governance. By 2047, our target is $30 trillion economy in India, and it's not an ambition without a plan. The production linked to incentives, schemes, national infrastructure, pipelines, Digital India mission, every single policy is a brick, and this is magnificent structure we are building. Honorable members, on the other side, some may disagree. This is the democratic right of people of India of Viksit Bharat, but the numbers don't lie. In 2014, India's GDP was approximately $2 trillion, but today we have reached approximately $4 trillion. The trajectory is not accidental, it's intentional. The world is going under fourth industrial revolution. I am proud to say India is not following the revolution, India is leading it. Our UPI system has become a global benchmark. Nations from France to Singapore, Bhutan have adopted our digital payments infrastructure. This is an Indian innovation, writing global chapters. Our space programs, ISRO Chandrayaan 3 on South Pole of Moon, sent a message to world. When Bharat decides, Bharat delivers. By 2047, we envision India as a global AI hub, semiconductor manufacturing, quantum computing, and green technology. As I conclude, I want to speak directly to every youth delegate sitting in the session today. You're not here by accident. You're not here because you are generation of 47, because the time has turned. India turns 100. Most of us in our room, India builds today in our classrooms, our startups, our laboratories, our fields. That is India that we greet each century. The choice before this generation is simple.
We will be spectators of history, or will be the authors? We will be the authors. Thank you. धन्यवाद. पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स. माननीय सदस्य आयुषी घोष, short reaction. Yes, sir. Sir, thank you for your recognition, sir. Sir, the member of the parliament right now spoke about digital literacy. Sir, I would like to ask that the senior citizen right opposite to my house is facing scams like digital arrest. So, what kind of assurance can the government produce, or what is the awareness steps that are taken by the government to address such cases? Like, how will the government reach the senior citizen who is not even being able to understand the functionalities of a phone, mobile phone? Okay, माननीय सदस्य नॉय. Thank you, Speaker, sir. I would like to appreciate that India is growing in terms of GDP, but what in terms of the rise in cylinder price that happened recently after the elections? What that is happening to the middle class citizens of India? The middle class citizens of India are not being able to afford things right now. It's getting very hard. The prices are increasing, but the other side you're just showing the GDP has increased. Good, but what about the prices that is getting a huge hike in the recent days and the rupee falling down? धन्यवाद. एक मिनट माननीय सदस्य विदित, मैं आपको मौका दूंगा. और कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स है. माननीय सदस्य प्रिया यादव, शॉर्ट. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी. अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष नेता से प्रश्न करना चाहती हूँ कि उन्होंने बढ़ती हुई जीडीपी का मेंशन किया अपने स्पीच में, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मान्यवर सिर्फ जीडीपी बढ़ जाने से देश विकसित नहीं होता है. अगर आज भी मिडिल क्लास जो फैमिली है उनकी आधी जिंदगी ईएमआई भरने में निकल रही है और सरकार उसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ बता नहीं रही है क्या हो रहा है, तो मैं तो बस इतना ही पूछ रही हूँ कि क्या जीडीपी बढ़ने से विकसित भारत की परिकल्पना हम कर सकते हैं इस सदन में बैठ कर? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी. धन्यवाद. माननीय सदस्य अखिरी वसुभद्रा साय, शॉर्ट में रखेगा अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर. Yes, sir. Honorable Speaker, I would like to add a point to my first member's rebuttal. The ruling party says that our UPI system has set a benchmark as an amazing example for other countries to follow. But we also forget that digital scams in our country and cybersecurity threats also set an amazing example to not follow and be extremely precautious about. हम ये भूल रहे हैं कि इतना अच्छा बेंचमार्क सेट करने के बाद इतना खराब डिजिटल स्कैम्स और इतने सारे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं कि दूसरे देश हमसे सीख रहे हैं कि ऐसे मत करो. जवाब लेंगे माननीय मंत्री विदित गोयल जी. As the ministers and MPs speak, senior citizens, तो अभी हमारी सरकार द्वारा आरबीआई द्वारा 2-स्टेप वेरिफिकेशन लाया गया है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स के जो बच्चे हैं या उनका जो भी लीगल गार्जियन है उन्हें सेकंड अप्रूवल करना होगा 10,000 से ऊपर की धनराशि के लिए. शायद ये नहीं पढ़ा है किसी ने यहाँ पे. दूसरा, एलपीजी हमारे द्वारा नहीं किया गया, जो वहाँ मिडल ईस्ट में ये तो चल रहा है उसकी वजह से बढ़ा है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है. दूसरा, ये कंट्रोल है. अगर आप दूसरे देशों में जाए वहाँ पे 50% हाइक है, हमारे देश में कुछ भी नहीं हुआ. क्या 50% और कुछ रुपए में अंतर नहीं पता? और दूसरा, यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है ईएमआई सरकार की गलती है. ईएमआई इंसान लेता है, सरकार नहीं. धन्यवाद. मान्य अध्यक्ष जी, मैं एक छोटा सा सवाल. ओके, शॉर्ट में रखें. शॉर्ट. ओके, धन्यवाद. Sir, can I?
मिनिस्टर जी ने बोला कि जो मिडल ईस्ट का इश्यूज है उसके वजह से सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, वो इलेक्शन के बाद ही क्यों बढ़ गया? मेरा सवाल बस इतना ही। इलेक्शन member. कारण नहीं है, इलेक्शंस कारण नहीं है। जो अभी बीच में ईरान द्वारा कार्रवाई की गई है उसके कारण जो वो बहुत पहले हो गया, अभी इलेक्शन भी हो गया। धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, एकदम नहीं धीरे-धीरे। बढ़ा। दूसरे देशों में आप देखें 50% बढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया में जाए 50% बढ़ा है, भारत हम में मिनिस्टर जी, हम 20% इंडियन नहीं। पार्लियामेंट में हैं, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में नहीं। हमको नहीं, हमारे देश हम की कंपेयर कर रहे हैं। आप कह रहे Address हैं the, कि no, no, please हमारे address, देश please में address the chair. Please address the chair. Please address the chair. वो जवाब हमारे माननीय देश में मंत्री, कुछ एक मिनट, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो उनको जवाब देने दीजिए। प्लीज म्यूट योर माइक। यस विदित। तो जैसे हमारे माननीय मंत्री ने कहा कि हमारे देश में इलेक्शन के बाद क्यों बढ़े, इलेक्शन की वजह से नहीं, युद्ध की वजह से। और आप अगर देखिए डेटा पे जाएं, जैसे हमारे लोगों को पसंद है, और देशों में काफ़ी 50% 60% का हाइक है, हमारे देश में 10% का भी है। और आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी ने बढ़ाए हैं प्राइस। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय सदस्य। सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। माननीय सदस्य लोविस शर्मा, आप इफ अगर एक मिनट, हाँ, एक मिनट, माननीय सदस्य आयुषी घोष, आई थिंक कुछ अर्जेंट बोलना है, हैंड रेस किया था, सो प्लीज। Yes, sir. Sir, thank you for your recognition. Like the Minister of the Parliament of the ruling party right now mentioned that the son of the son or the child of the senior citizen needs to second that issue. But sir, I guess the minister needs to come down to the ground reality, because the ministry is not aware that most of the sons or their daughters of the senior citizens are not present with their parents. Mostly, in most cases, they either move to foreign areas, or the senior citizens are either taken care of by their caretakers. So the minister really needs to come down to the ground reality. ओके, धन्यवाद माननीय सदस्य। जी, सरकारी पक्ष से आई गेस भूमिका कुछ बोलना चाहती है सरकारी पक्ष से, तो माननीय सदस्य। Thank you, Speaker, sir, for allowing me. So, our ruling party's respected members of the Parliament are giving the issues on the senior citizens part. So, senior citizens part are given the ground root reality check. We are building a sort of system that every nearby in my jurisdiction, which I'm talking about, the on reality ground root of the checking, as a test checking is going out, that we are registering every senior citizens, their numbers, their details in police station, as we verified our own tenant owners and tenants, like registration करवाते हैं ना, वैसे ही registration we are doing for the senior citizens. So we are taking the innovation steps to deal the such situation for the senior citizens. So I hope we will very soon have certain system and procedure established as a strong part, on the strong part. Thank you. धन्यवाद माननीय सदस्य। सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। माननीय सदस्य लोविस शर्मा, अपनी बात सदन के सामने। थैंक यू स्पीकर सर कि आपने मुझे बोलने का अधिकार दिया। मैं आज इस सदन में किसी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं, बल्कि देश की जनता की उम्मीदों के साथ। वन मिनट, आपने बोला, बोलने का अधिकार दिया, जस्ट रिकॉर्ड के लिए करेक्शन करता हूँ। अधिकार संविधान ने दिया है, सो मौका दिया है, जस्ट करेक्शन कर रहा। आपने अधिकार बोला ना, तो अधिकार संविधान ने दिया है, तो ओके जी, ओके, थैंक यू स्पीकर सर कि आपने मुझे टाइम दिया कि मैं अपनी बात यहाँ पे रख पाऊँ। मैं आज किसी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं, बल्कि देश के जिन्होंने मेरे को चुना हुआ है, एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में यहाँ खड़ा हूँ। मेरी जो आवाज़ है किसी हाई कमांड से नहीं चलती,
मेरी आवाज़ आम आदमी से आती है, जो आज भी अपने हक और सम्मान के लिए लड़ रहा है। मैं उनकी बात रखना चाहूँगा यहाँ पे। आज जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है विकसित भारत 2047 की। इस पे बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं, बहुत बड़े-बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जो आज भी हमारे देश की जनता है, वो कुछ सवाल पूछना चाहती है। जो हमारा देश है, ये सबसे ज़्यादा युवा यहाँ पे पाए जाते हैं। पर जो आज भी हमारे देश का युवा है, वो बेचारा डिग्री पे डिग्री किया जा रहा है, पर उसके पास नौकरी नहीं है। और जितने भी यहाँ पे विकास सिर्फ़ जो विकास के किए जाते हैं, वो सिर्फ़ भाषणों और विज्ञापनों तक ही रह गए हैं। उससे आम लोगों की जो ज़िंदगी है, उसमें मेरे को नहीं लगता कि वो हमें देखने को मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, सिर्फ़ भाषण दिए जाते हैं। अ, मैं पूछना चाहता हूँ इन आपके माध्यम से, क्या जो भाषण दिए जाते हैं, ब पोस्टर और विज्ञापनों से, क्या उस युवा को नौकरी मिल पाएगी? क्या किसान की जो खाली जेब है, सिर्फ़ नारों से भर जाएगी? सच्चाई ये है कि आम आदमी जो है वो आज की इस महँगाई से परेशान हो चुका है और बेरोज़गार युवा दर-दर भटक रहे हैं। इतना बुरा हालात हो चुके हैं कि जो हमारे पीएचडी तक पढ़े हुए बंदे हैं, जो हमारे युवा हैं, उन्हें अगर यहाँ पे कोई सरकारी 4th क्लास नौकरी भी निकलती है, वो वहाँ पे फ़ॉर्म भर रहा है। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि उसके पास कोई जॉब का ऑप्शन नहीं है। क्या ऐसे हमारा विकसित भारत बनेगा कि जब तक युवाओं के पास जॉब ही नहीं है? कि उस युवा के बारे में सोचिए जो पीएचडी करके बैठा हुआ है। हमें दिन-प्रतिदिन खबरें देखने को मिलती हैं कि एक पीएचडी पढ़ा हुआ युवा एक 4th क्लास जॉब, स्वीपर की जॉब के लिए फॉर्म फिल कर रहा है। क्या उसके घरवालों ने उसे इसलिए पढ़ाया था? तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि और उन्हें बताना भी चाहता हूँ कि हमारा देश विकसित तभी बन सकता है, जब हम इन युवाओं पे थोड़ा ध्यान देंगे। और थोड़ी बात करें, जो छोटा व्यापारी है, वो टैक्स और बढ़ती लागत है, उसके बोझ के तले लूटा जा रहा है, उसका बहुत बुरा हाल चल रहा है। लेकिन जो सत्ता में बैठे नेता हैं, वो अपनी पीठ थपथपाने में ही लगे हुए हैं। उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विकसित भारत की बात करने वाले पहले ये बताएँ कि जो बेरोज़गार युवा है, वो क्या करे? क्योंकि वो परेशान हो चुका है। इसी में मैं थोड़ा और ऐड ऑन करना चाहूँगा, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ पे एक यहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने कुछ इश्यूज़ उठाए थे। उन पे उन्हें सरकार पीएसए लगा के जेल में डाल देती है। क्या इससे विकसित भारत बनेगा? कि आप अगर कोई जो जनता की आवाज़ उठाता है, आप उसे बंद कर देते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत हुआ जा रहा है कि आप उन लोगों पे बेफ़ालतू के पीएसए लगा दिया गया था उनके खिलाफ। ऐसा तो मत कीजिए, आप उनको अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, उसकी आवाज़ को अगर आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप उन्हें बेफ़ालतू के केसों में डाल के जेल में तो बंद ना करें। बात मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्या ही बात रखूँ, यहाँ पे तो इतना बुरा हाल है। हमारे यहाँ के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत माने हुए हैं, सोनम वांगचुक जी। लेह लद्दाख के हैं। उन्हें उन्हें भी जो हमारे इतने एनवायरनमेंट के हैं, उन्हें बाहर बहुत सारी कंट्री से, यूनिवर्सिटी से बहुत सारे प्राइज़ेज़ मिल चुके हैं। जब वो यहाँ की एनवायरनमेंट के रिलेटेड बात उठाते हैं, उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। क्या इससे विकसित भारत बनेगा? क्या ये आपके विकसित भारत का प्लान है? मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूँ। अगर मैं थोड़ी और बात करूँ, 8 महीने बाद जेल से वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। जो यहाँ के डोडा के एक एमएलए थे, उन्हें बंद किया गया था। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किस किस तरीके से उन पे ये बेफ़ालतू के कोई भी केस डाल देते हैं? सरकार, ऐसे विकसित भारत नहीं बन सकता है, आपको जागना पड़ेगा। अगर विकसित भारत बनाना है, तो आप पहले कानून सऊदी अरबिया की तरह लाइए, जहाँ पे लड़कियाँ खुलेआम घूम सकें। अगर लड़कियों के साथ थोड़ी-सी भी छेड़खानी होती है, सख्त से सख्त उन पे कार्रवाई की जाए। अगर एजुकेशन की बात करते हैं, तो आप एजुकेशन इस तरीके की बनाइए जैसे साउथ कोरिया में है, जहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट है, एजुकेशन का एक लेवल सेटअप है। और अगर आप हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ के सेक्टर में भी आप ऐसा हेल्थ दीजिए जैसे वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास सोसाइटी के हेल्थ का एक सिस्टम है, वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट है। आप यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं करते हैं? एनवायरनमेंट के रिलेटेड क्यों नहीं है? तो मैं चाहता हूँ कि ये इन सब पे काम करे, जिससे जो हमारा देश है वो थोड़ा अच्छे से चल पाए। देश की देश को एक ऐसी राजनीति चाहिए जो सिर्फ़ चुनाव के समय वादाओं के फूल नहीं बाँधे, बाद में वो उन कामों को भी पूरा करे। देश को ईमानदार, नियत और जवाबदेह शासन चाहिए। आइए, हम भी आपके साथ हैं, आप हम चाहते हैं कि हमारा देश एक विकसित भारत बने, पर विकसित भारत सिर्फ़ रिपोर्ट और प्रचार करने से नहीं होगा, बल्कि जब आप एक आम नागरिक की ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं, तभी हमारा देश विकसित भारत की ओर बढ़ सकता है और तभी
जो ये सपना देखा हुआ है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, वो हम तभी बना पाएंगे जब हम अपने युवाओं को रोजगार देंगे, ना कि उन्हें फ्री का राशन बांट के हम उन्हें और बेरोजगारी की तरफ को लेके जाएं। प्लीज कंक्लूड। स्पीकर सर, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे रोकूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी आपको जवाब देना चाहते हैं, माननीय सदस्य शालू मिश्रा। से बात हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, बात हो रही है यूथ की, बहुत अच्छी बात हो रही है। यूथ एम्प्लॉयड होना चाहिए, जिसके पास डिग्री है उसे एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। क्या सिर्फ डिग्री होने से एम्प्लॉयमेंट मिलना चालू हो जाएगा सर? क्योंकि अगर हम ग्राउंड लेवल रियलिटीज की बात करें तो स्टेट यूनिवर्सिटीज, स्पेशली फ्रॉम वेयर आई कम इन उत्तर प्रदेश, पढ़ा रही है, लिखा रही है, डिग्रीज दे रही है, BA, BSc, MA, MSc। पर क्या बच्चे जाके वहां पे पढ़ रहे हैं? क्या रिटन पेपर जो डिस्क्रिप्शन फॉर्म्स में लिखे जा रहे हैं उनको अगर हम MCQ फॉर्मेट में लाने की बात करती भी है गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी, चलिए गवर्नमेंट की बात हटा देते हैं वरना लोग कहेंगे कि पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है। यूनिवर्सिटीज लाती है कि हम डिस्क्रिप्टिव पेपर हटा के MCQ करना चाहते हैं, बच्चे विरोध पे उतर आते हैं, प्रोटेस्ट पे उतर आते हैं, वहां पे यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स चालू हो जाती है। क्यों हो रही है? क्यों आपको शिक्षा नहीं लेनी? सर, ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए, बात हो रही है यहाँ पे PhD स्टूडेंट्स की। PhD स्टूडेंट्स जो नेट JRF क्वालिफाइड होते हैं और वो PhD करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स PhD में ड्रॉप आउट कर देते हैं। क्या वो क्वेश्चन नहीं उठाया गया क्यों आप ड्रॉप आउट करते हैं बीच PhD में? रिसर्च स्कॉलर इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट गेट, बट वो इसलिए नहीं ड्रॉप आउट करते, वो इसलिए ड्रॉप आउट करते हैं क्योंकि आपका इंटेंशन अलग होता है। और जब मैं यहाँ पे यूथ को नहीं डिग्रेड कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सब यूथ अगर इस तरीके से नहीं है सर, एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम्स है, बट स्टिल क्या नहीं निकल रहा है? क्या जॉब्स नहीं निकल रही है? क्या रिसेंटली RBI की जॉब्स नहीं निकली? क्या UGC नेट्स के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे? क्या CA चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम्स नहीं हो रहे? क्या रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है? कम हो रहा है? नहीं हो रहा है? ये बात नहीं है। बट अगर कोई ये कह रहे कि हम सिर्फ डिग्री इज नॉट राइट नाउ 2026, इफ यू आर सेइंग दैट आई हैव अ डिग्री एंड आई वांट एन गुड पेड जॉब, देन यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक एंड यूथ इज ऑन द रॉन्ग ट्रैक। बिकॉज आज भी अगर सर आप नॉर्मल लोगों से जाके सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, हम गवर्नमेंट की बात नहीं करते, यूनिवर्सिटीज अगर एक नॉर्मल से MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछने पे आ जाए कि बायोम्स क्या होती है, लोग कहते हैं नहीं हमें ये नहीं जानना, हम डिस्क्रिप्टिव में 5-6 लाइन, हम 5-6 पेपर्स लिखेंगे, हम MCQ नहीं देंगे, हमें MCQ नहीं देना, हम प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि हमें कम टाइम मिला है पढ़ने का। अरे भाई आप पढ़िए लिखिए, जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटी। सर, वन ऑफ द वेरी ग्रेट माननीय सदस्य आपको जी आपने भी उनका बात का जिक्र किया है, तो लोविश शर्मा जी आपका ये करना बोलना चाहते। सर, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये क्या पॉइंट रखना चाहते हैं, इनका क्लियर कट अभी तक मेरे को पॉइंट समझ नहीं आया। ये तो यूथ को ही टारगेट कर रहे हैं, इनका पॉइंट क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये क्या बोलना चाहते हैं? ये तो बात को घुमाने वाली बात कर रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं उसे। मेन पॉइंट क्या है इनका? माननीय मंत्री जी, सर मेरा साफ सीधा ये पॉइंट है कि अगर पब्लिक को गवर्नमेंट की रियलिटी पता है तो ये कोई ना भूले कि गवर्नमेंट को भी पब्लिक की रियलिटी पता है। आप सिर्फ एक BA BSc की डिग्री लेके आज ये नहीं बोल सकते कि हम उससे नौकरी क्लेम करेंगे। आपको कंपटीशन बीट करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा अपनी काबिलियत, क्योंकि आज वो क्यों ऐसे डिग्रीज दे रहे हैं, इनकॉम्पिटेंट डिग्रीज? No, there are no incompetent. They are incompetent made by the students of this country. When there is a talk, I'm not talking about government, I'm talking about the university, which bring, in my own constituency, when my state university want to bring the MCQ format paper, why there is a Honorable protest? Speaker, the very universities are built by the government, funded by the government, with government faculty. Honorable Speaker, sir, I just want to highlight here, I'm just talking about the base reality. And my only question is, yes, in unemployment is the issue. I'm not denying the fact, but is it this much like I'm just saying ki in the terms of degree, if you say that only degree is the only requirement to give the job, no sir, I'm here talking about the ground level reality. When a university, when my constituency state university want to bring MCQ format paper, why there is a protest by the students? I just want to know if they want to study, why is the protest? Why they not able to give the semester exams in the MCQ format? मेरा क्वेश्चन अलग थे, आप उससे भटक रहे हैं, आप दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। मेरा ये था कि PhD करके वो फ्री बैठा हुआ, उसके पास कोई काम करने के लिए नहीं है। तो अब मेरा पॉइंट ये था, मेरा ये नहीं था कि उसकी डिग्री फर्जी है, क्या है, मेरा वो पॉइंट नहीं है। Recently tell me PhD
No, 1 minute. Point Honorable of Speaker order sir, is- one last question. One last question, Please, Honorable please, Speaker sir. I just want to know one last question. So he's mentioning about the PhD graduates. I want to know that recently, can you name the states which have bring the vacancy over the professor's assistant? Recently, a state has been just 3 days before. जम्मू the state कश्मीर में has हुआ been है, अभी given. जम्मू कश्मीर में पोस्ट No, आई हैं, बट no, वो उतने Madhya लेवल की Pradesh नहीं है has जितने been. बच्चे No, no, घर पे you're बैठे हैं। fine. मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि जितना This बच्चे ने is काम not किया हुआ है dependent upon. उतनी पोस्ट नहीं है। आप So अगर yes, I'm बेफालतू के अगर No, जो I'm गवर्नमेंट है वो पैसे देने के लिए रेडी है, 2000 वुमेन को दे दिया, हर चीज की दे दिया, आप एम्प्लॉयमेंट में पैसा क्यों नहीं लगाते? एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्यों नहीं करते? अगर आप फ्री का पैसा बांटते हो तो उसको एम्प्लॉयमेंट में लगाइए कि वो उसको मांगना नहीं पड़े। हर साल बाद उसको हर 4 साल बाद उसको वोट इसलिए नहीं देना पड़े कि पैसा मिलेगा। आप उसे एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? Please, So there is a competition. I'm not denying the fact that it was gradually decreasing, but the way they are expressing the things that we have a degree. No, if there are 13 lakh people, they have to fight for the पॉइंट seats. ऑफ ऑर्डर 1 मिनट, जिन लोगों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस किया है, मुझे उनको अपनी बात रखने का मौका देना पड़ेगा। माननीय सदस्य नोएल, शॉर्ट में 15 सेकंड्स। धन्यवाद स्पीकर जी। बात हो रही है यहाँ पर विकसित भारत 2047 की, और मिनिस्टर यहाँ पर देश के युवा को ब्लेम कर रही है। एक बार कहती है कि एमसीक्यू होना चाहिए, एमसीक्यू को सपोर्टिव वे में बात करती है, और पीएचडी ड्रॉप आउट के बारे में बात करती है। पीएचडी में डिस्क्रिप्टिव बहुत रिसर्च चाहिए, और एमसीक्यू भी, ये क्या बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, समझ में नहीं आ रहा। मिनिस्टर इज ब्लेमिंग द यूथ ऑफ द कंट्री व्हिच इज अ शेम फॉर द गवर्नमेंट। बैठ जाए। माननीय सदस्य प्रिया यादव, शॉर्ट में। धन्यवाद स्पीकर महोदय। स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से बस मैं यह प्रश्न करती हूँ कि इस सदन में बैठ के हम 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, और आज वर्तमान समय में भी अगर हम ग्राउंड लेवल रियलिटी में देखें तो अगर एक यंगस्टर बीए, बीएड और बीएससी बीए, बीकॉम और बीएससी तीन केवल सिंपल डिग्री करता है, तो उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। सिंपल ये कहा जाता है कि बीए करके कुछ फायदा नहीं है, तो आप वैसी डिग्री को रखे ही क्यों हैं? किस तरीके के विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं आप? धन्यवाद सर। धन्यवाद। माननीय सदस्य अकिरी वसुभद्रा साहेब, शॉर्ट में, पॉइंट ऑफ। Honorable Speaker, the parliamentarian has said that एक simple degree is not enough, उनको masters करना पड़ेगा, PhD करना पड़ेगा, and on top of that PhD की जो scholarships की बात कर रहे हैं, the government talks about innovation and research excellence, yet PhD scholars are leaving that system itself. If educated researchers feel that stress and uncertainty and lack of support are greater than the opportunity itself, then the issue is not student commitment but policy failure. We cannot dream of a global knowledge superpower when our researchers are quietly quitting midway because of uncertainty of employment. Okay, लोविश शर्मा जी, लास्ट रिमार्क। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे 3-4 टोटल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। वहाँ पे जो पीएचडी करके बैठा हुआ है तो उसको 15-20 हज़ार पे जाना पड़ रहा है किसी प्राइवेट कॉलेज में। फिर वो वही अगर वो 15-20 हज़ार से ऐसा सोचता है कि मेरे को 4th क्लास जॉब भी मिल जाती है तो मैं उसको करने जा रहा है। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं जनरेट हो रहा है कि हमारे जो देश का यूथ है उसको काम पे लगा। धन्यवाद। ओके, लास्ट और कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर रिकॉग्नाइज नहीं होंगे। माननीय मंत्री शालू मिश्रा जी, आप इसके ऊपर अपना आंसर या रिमार्क सदन के पटल पर रख दीजिए। तो बहुत सिंपल और आखिरी लाइनों में मैं व्यक्त करना चाहूंगी अपनी बातें। मैं ये नहीं कह रही कि डिग्री ही बेकार हो चुकी है, मैं ये नहीं कह रही। एक बेसिक डिग्री की जरूरत है और डिग्रीज इंपॉर्टेंट है। एक बीबीए स्टूडेंट को भी पॉलिटिकल साइंस की अवेयरनेस पढ़ाई जाती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे सिर्फ बीबीए ही पढ़ाया जाए, उसे अवेयरनेस रहे। बात ये है कि कितने लोग बीएससी कर रहे हैं, कितने लोग बीए कर रहे हैं और किस टाइप से कर रहे हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ कि बीए फॉर्मेट्स पे जॉब को दिया जाए, पर हम बीए को फिर उतना वो क्या बोलते हैं उतना स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये नहीं कि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर पे चीजें हों, नहीं। ठीक है, फिर हम रखते हैं पेपर, फिर हम प्रॉपर्ली एमसीक्यू रखते हैं, 3 टियर्स पे रखते हैं और फिर हम लेते हैं। इफ यू हैव दैट कैपेबिलिटी तो आप डीयू से क्वालिफाइड स्टूडेंट बीए से आरबीआई एंड इंटर्नशिप्स वहां पे तुरंत क्रैक कर लेते हैं सर। क्यों? क्योंकि उनपे कोई क्वेश्चन नहीं है।
है, क्वेश्चन स्टिल है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज, और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट में नहीं की, गवर्नमेंट ने हर स्टेट यूनिवर्सिटी को बोला है कि ऑनलाइन क्लासेस सीसीटीवी की फुटेज दी जाए. इन द स्टेट यूनिवर्सिटी इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, I would not like to name that, but if people want, I will name that. My own HOD sir has said that all the students should come, but still students are not coming, and the professor don't want to ruin the life of the students, but still they are saying that if you not come on the 4 days of the week, then we will have to reject your dissertation which is made during the time of MA Political Science. Sir, my question is that on what level people are doing when there is a question about the MCQ format, students start protesting, they say that there are no lectures. So sir, I just want to know, we are okay, government is completely okay to give the post and everything on the name of the degree is important, but that degree should be made strong and sturdy, not like that what is it is happening, and Okay, again it is happening in 2 part. धन्यवाद माननीय सदस्य सदन. ओके, लास्ट स्पीकर आप ही है आज के इस चर्चा पे बोलने के लिए, तो आप अपनी बात सदन के समक्ष रखें. 3 मिनट है. Thank you, honorable speaker, sir. Where health reaches every door, where daughter dream and study more, where knowledge light the village lane, there rises strong India again. Today, I would like to present my opinion on, speak on the subject that has bring major change under our government. Let's begin with the healthcare sector. 3 major initiatives: poor vaccination coverage, medical expenses, weak rural infrastructure. So many missions has been taken place, but I would like to highlight those one which has impeccably performed well and which were the main issues. Mission Indraprasth, Mission Indradhanush in 2014. According to the official records, India's growth was crawling 1% annually when it comes to the vaccination. Under Mission Indradhanush and the 2017 intensified Mission Indradhanush, millions of children and pregnant women were vaccinated. And the reports are not by any media of Indian media, but the reports of World Health Organization and UNESCO has acknowledged this initiative. Now, coming to the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, this scheme is often called the world's largest government-funded health insurance program. In the healthcare sector, a lot of initiatives has been taken places. This one is one of the important one. It provides health insurance coverage to 5 lakh per family. Now, Vaccine Matri, one of the very important initiative that has taken by the government, which coverage 2 most important thing during the time of COVID, not just vaccination, but also represent the idealistic ideology of Indian towards the world. During COVID-19 time, vaccination not only not just our people get vaccination at massive scale, but also supplied vaccine to many countries, which eventually changed the image of India. Now, talking about the women empowerment. Now, so one of the strongest legislative reform was the amendment of the Maternity Benefit Act 2017. This law increased paid maternity leave from 12 weeks to 26 weeks, which again highlighted the 2 important issues, not just women empowerment, but also bring that this will not come in their workplace. Similarly, Jan Dhan Yojana and direct benefit transfer increase financial inclusion among women by directly transferring benefit into bank accounts. Again, 2 problems. Then here, women get benefited. 2 problems solved when women get benefited directly, and also the problem of corruption. Now, I would like to speak on the international relation. The international relation has become one of the core and the impeccable growth in our government. India sees major shift toward strategic partnership and using his own lens to deal with the world. One of the very important things before our government is that we see the world from the Eurocentric lens. Eurocentric lens is like, as our External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has highlighted, and I would like to quote, Europe problem are world problems, but
Word problems are not Europe problems. So we have decided in our government to see the word from our own lens. India also successfully hosted the G20 New Delhi Summit 2023, where the African Union was included as the permanent member, a major diplomatic movement for the global south. Again, the government has shows the two important pillars. First, organizing the G20 in India, which actually shows the world how well performed we are during organizing all these things, irrespective of the ground level challenges. And the second thing also, that including of diplomatic movement towards the global south. Honorable Speaker, sir, no government is perfect. Every government faces criticism, implementation challenges, and policy debate. And today, our government is not just bringing this as a cover in front of our policies, but also we would like to accept and accountable. There is a difference between accepting the flaws and being accountable. I would like to highlight such with the example of project like Poshan Abhiyan. Poshan Abhiyan, which is also a fail of our government, because in Poshan Abhiyan, our government has talking about to removing the malnutrition of the poor children's and the children's facing. But this is not just the problem, this is the implementation problem. It also highlight the intent of a government. Is the government delaying it because of corruption, because of personal profit, or because of delay, or there is an implementation problem? India is a society of diversity, and so we highlight that one day we achieve the Viksit Bharat in 2046. Again, at the ending, India has performed impeccably well in the health, women, and in the international relation. One of the major thing that happened recently in 27 January 2026 is the Indian European Union Free Trade Agreement, which eventually benefit people on the ground levels. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद. If there are point of orders, please follow the protocol so can make out. जी. माननीय सदस्य अकिरी वसुपधरा साहेब, 30 seconds. Honorable Speaker, while Mission Indradhanush and maternity leave policies were launched with good intentions, implementation gaps still remain sturdy. In rural and remote areas, vaccine awareness and healthcare access are still inconsistent. Frontline workers are overburdened, and many families still miss timely immunization due to weak ground level infrastructure. The government celebrates coverage numbers, but sometimes the last mile delivery seems weaker than the publicity and PR around it. And while maternity leave policies support women, some private employers still hesitate to hire or promote women employees due to longer leave costs. Ironically, policies which are very meant to empower women are also creating hidden disadvantages in workplaces. And as the famous line from a movie of Spider-Man goes, with great power comes great responsibility. If the government introduces ambitious policies, it must also take responsibility for ensuring they work effectively on the ground, not just in headlines or hashtags on PR. Thank you. माननीय सदस्य कृपया मूवीज के डायलॉग्स या ये प्लीज कोट मत करिए. ओके, स्पाइडरमैन वगैरह. ओके. जी माननीय मंत्री शालो मिश्रा. Okay, sir. See, the honorable member has highlighted about the maternity leave policy and the maternity policy. See, whenever we talk about the gradual growth, we don't talk about the instant growth. We talk about the gradually growth. And to change it from 12 week to 26 week is our implementation. We do that. But we also know that there is a difference when it comes to private sectors, women, when it comes to we can easily apply it into the government sectors, but it is tough to apply in the public sectors. But when there is a awareness, there is a demand. We cannot directly apply something on somewhere. We also know that the women who are farmers are not getting benefit. But if a section of society, a section of women is not getting benefit because of its ground level problem in implementation, it is not
it is not that our government does not bring that policy. Our government still bring that policy. If there is a problem in implementation, that is another issue. But the bringing a good policy is what our aim is. So first thing is this, sir. And when it comes to implementation, I don't want to here in this podium want to talk about before 2014 what exactly happened or what not. But if we have also data, if you want to, I would in 2000 before 2014 there was a माननीय national rural सदस्य health कृपया mission. शॉर्ट में रखिए अपनी बात. Okay, so last line. There was National Rural Health Mission scam happen in Uttar Pradesh. This is also a very good scheme which has bring by the Congress government, but it faced the implementation issues. It eventually faced the corruption and the scams. So there are problems in the implementation, and so as there are problem in the implementation, but when it comes to the maternity leave, there is a very less implementation problem. But we will still bring the policies which will benefit the people. Thank you. जी धन्यवाद माननीय सदस्य. Okay, last 30 seconds I will give you Akiri Vasubhadra Sai. Then I have to, yeah. Yes, sir. क्या hypocrisy भी की level सीमाएं सारे we left it. Even government data admits the program mainly focuses on low coverage and hard to reach districts, proving that healthcare inequality still exists. It's by the own data given by National Health. Wait a second. National Health Ministry. Okay, धन्यवाद माननीय सदस्य. माननीय सदस्यगण, इसी के साथ हमने आज के इस विशेष सत्र के पहले दिन का समापन हो गया है. सभी माननीय सदस्य जो कि सूची में जिनका नाम दर्ज था, उन सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात सदन के समक्ष रख दी है. अन्य माननीय सदस्य जिन सदस्यों को आज बोलने का मौका नहीं मिला, वो माननीय सदस्य कल के सत्र में अपनी बात रखेंगे. माननीय सदस्यगण, एक बार फिर से आप सभी लोग इस सत्र में उपस्थित रहे, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ. तो सदन की कार्यवाही stands adjourned until tomorrow 9th May 2026. Thank you. Please wait for the candidate, give your attendance and then you all can leave the meeting. Please wait.